हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों बढ़ते हैं आगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉकरोच के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने कॉकरोच के जनरल कैरेक्टर्स देखे प्लस कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी डिस्कस की थी बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा कि क्योंकि कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, एक इंसेक्ट है, तो बट ऑब्वियस बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होगी। यहाँ पर आपको बॉडी में 3 सेगमेंट्स मिलेंगे, सबसे ऊपर हेड, देन थॉरेक्स, देन एब्डोमेन। थॉरेक्स और एब्डोमेन फिर से सेगमेंटेड है। थॉरेक्स में 3 सेगमेंट्स हैं, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स हैं, सबसे लास्ट वाला सेगमेंट बायफर्केटेड होता है। ठीक है। हेड जो है कॉकरोच का, उस पे मिलेंगी आपको 3 चीजें, 2 सिंपल आई और 2 कंपाउंड आई। मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच में 4 आंखें होती हैं, 2 पेयर ऑफ आई प्रेजेंट है। ये जो आपको डार्क कलर की दिख रही है, दीज आर द कंपाउंड आई। सिंपल आई बहुत छोटी सी होती है, थोड़ा अंदर की तरफ होती है, इसलिए आपको ऊपर से नहीं दिख रही है, ये सामने से हेड को अलग से देखोगे तो दिख जाएगी। और आई के फ्रंट में ही सॉकेट्स होते हैं, वहां से निकले रहते हैं कॉकरोच के एंटीनी, जो कि फिलीफॉर्म टाइप ऑफ एंटीनी है। ओके। हेड में एक और चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को कि कॉकरोच का जो हेड है, अगर आप ऊपर से कॉकरोच को देख रहे हो तो हेड का बस इतना सा पार्ट ही आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप लैटरली देखोगे तो कॉकरोच का हेड थोड़ा ट्राइंगुलर है और नीचे की तरफ टिल्टेड है, यानी बॉडी की लॉन्ग एक्सिस से 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस हेड में 3 चीजें हमने पढ़ी थी। हेड में कोई फर्दर सेगमेंट्स नहीं है, बट एनसीईआरटी में लिखा है कि हेड जो है वो 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से ही बना होता है। प्लस हेड में माउथ जहां पर है वहां पर कुछ माउथ पार्ट्स भी होते हैं, बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप के, जिसमें हमने पढ़ा था ऊपर लेब्रम, नीचे लेबियम, जो अपर लिप और लोअर लिप का काम करता है, 2 मैंडिबल, 2 मैक्सिला, और उन सभी के सेंटर में रहता है एक हाइपोफैरिंक्स या टंग। ठीक है। देन थॉरेक्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो थॉरेक्स में 3 सेगमेंट्स हैं। थॉरेक्स में क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको? 3 पेयर ऑफ लेग, हर सेगमेंट पर एक पेयर लेग है, एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। विंग्स कहाँ कहाँ है? मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स पर। जो आगे वाले विंग्स हैं, मीजोथॉरेसिक विंग्स हैं, वो हार्ड हैं, ओपेक हैं, लेदरी हैं, उनसे कॉकरोच उड़ते नहीं हैं। दे आर कॉल्ड टेगमेना, नीट में पूछ सकते हैं आपसे। और जो मेटाथॉरेक्स पर लगे हुए विंग्स हैं, दे आर वेरी थिन, ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस हैं, तो उन्हीं को कॉकरोच उड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। देन हमने एब्डोमेन के बारे में पढ़ा कि भाई एब्डोमेन पे 10 सेगमेंट्स होते हैं, और थोड़ा सा एब्डोमेन में, चाहे है तो एक ही पैराग्राफ एनसीईआरटी में, बट थोड़ा सा उसको समझने के लिए मैंने आपको कुछ चीजें डिटेल में बताई थी, इफ यू रिमेंबर, कि एब्डोमेन को अगर आप डॉर्सली देखोगे तो डॉर्सली तो एब्डोमेन पे आपको 10 सेगमेंट दिखेंगे, बट अगर वेंट्रली देखोगे तो 9 ही सेगमेंट दिखेंगे। डॉर्सल सेगमेंट्स को बोलते हैं टर्गा, वेंट्रल सेगमेंट्स को बोलते हैं स्टर्ना, और हर सेगमेंट को कवर करती हुई प्लेट्स भी होती हैं, जिन सभी प्लेट्स को मिलाकर बोलते हैं स्क्लेराइड्स। लेकिन जो डॉर्सल प्लेट्स हैं वो टर्गाइड्स, और जो वेंट्रल प्लेट्स हैं वो स्टर्नाइड। हर प्लेट आपस में थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, जिसे कहा था आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये जो और हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों, इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, थोड़ा एक करेक्शन है छोटा सा। मैंने आपको कहा था कि एब्डोमेन पे स्पाइरेकल्स होते हैं जो कि 10 पेयर हैं, तो बाई चांस मैंने फ्लो में ऐसा बोल दिया हो, या आपने अगर ऐसा समझ लिया हो कि एब्डोमेन पे स्पाइरेकल्स तो हैं, और स्पाइरेकल्स कितने हैं? 10 पेयर हैं कॉकरोच में, बट 10 पेयर स्पाइरेकल्स सिर्फ एब्डोमेन पे ही नहीं है। एब्डोमेन के जो 10 सेगमेंट है, उनमें से 8 सेगमेंट पर ही स्पाइरेकल्स होते हैं। तो फिर 2 पेयर स्पाइरेकल्स कहाँ गए बच्चों? 2 पेयर स्पाइरेकल्स थॉरेक्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे ना, ये जो हमने 10 पेयर लिखा था, इसमें आप ऐसे शुरू से ही ध्यान रखना कि इन 10 पेयर में से 2 पेयर और 8 पेयर की फॉर्म में है ये स्पाइरेकल्स। 2 पेयर तो कैसे स्पाइरेकल्स हैं? थोरैसिक स्पाइरेकल्स। ठीक है। और 8 पेयर कैसे स्पाइरेकल्स हैं? एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स। ठीक है। ये प्लीज आप ध्यान रखना, अगर आपने कुछ गलत नोट कर लिया है तो उसको करेक्ट कर लेना। वैसे स्पाइरेकल्स अभी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वहां लिखवाऊंगी मैं इस चीज को। ठीक, क्लियर? तो ये हो गए एब्डोमेन पे स्पाइरेकल्स की पोजीशन। फिर मैंने आपको एब्डोमेन में एक और स्पेशल चीज बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम एब्डोमेन को डॉर्सली देख रहे हैं तो डॉर्सली एब्डोमेन में जो 7th सेगमेंट है वो थोड़ा बड़ा होता है, 8 और 9 उससे थोड़े छोटे होते हैं, छुपे रहते हैं, और 10th बाइफर्केटेड है। और चाहे मेल कॉकरोच हो या फीमेल कॉकरोच हो, दोनों ही कॉकरोच में एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है T10 पर, जिसको कहते हैं एनल सर्काई। ये एक फिलामेंट जैसा सेगमेंटेड, जॉइंटेड, इसमें बीच बीच में जॉइंट्स दिखेंगे आपको, जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। बनाया भी ये देखो एनसीईआरटी ने, जो आपका कॉकरोच का डायग्राम है उसमें
ये बना रखे हैं जिनको मैंने डार्क कर दिया था, दीज आर द एनल सर्काई। इवन आप देखो, अगर आप रियल में भी देखोगे ना, आप कभी कॉकरोच को ध्यान से देखना तो ये आपको दिख रहा है कि इसमें पीछे की तरफ निकला हुआ एक स्ट्रक्चर, ये कॉकरोच में एनल सर्काई ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये सेंसर ही है तो बॉडी से थोड़ा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, जिससे इजीली ये टेक्टाइल यानी टच सेंसेशन या जो वेव्स आती है, मैंने आपको बताया था ऑडिटरी वेव्स, साउंड वेव्स के लिए कॉकरोच के पास कान नहीं होते, तो फिर कॉकरोच को कैसे पता चलता है, आवाज़ों को कैसे फील करता है, कैसे सुनता है, सिर्फ इनसे उनके वेव्स के बारे में रिसीव करता है कि हाँ भाई यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, कोई खतरा है इस तरफ, ठीक है। तो दिस इज फॉर द ऑडिटरी एंड टेक्टाइल रिसेप्शन। क्या कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम? एनल सर्काई। डू रिमेंबर दीज आर एनल सर्काई, जो कि आपको डॉर्सली दिखेंगे। लेकिन अगर हम कॉकरोच को वेंट्रली देखेंगे तो मेल और फीमेल कॉकरोच में आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। क्या डिफरेंस मिलेंगे? मेल कॉकरोच में तो क्या होता है बच्चों, अगर हम वेंट्रली देखें तो मेल कॉकरोच में तो वेंट्रली सारे जो स्टर्ना है वो लगभग सिमिलर साइज के हैं, बट फीमेल कॉकरोच में 7th स्टर्नम बड़ा है, बोट शेप है, उसने 8 और 9 को छुपा रखा है और यही तीनों मिलकर जेनाइटल पाउच बनाते हैं। लेकिन मेल कॉकरोच में सिर्फ 9th स्टर्नम और ऊपर के दो T9 और T10 मिलकर जेनाइटल पाउच बनाते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। क्योंकि यहां पर जेनाइटल पाउच में T10 भी इन्वॉल्व है, तो T10 पर ही तो एनस होती है, तो बट ऑब्वियस एनस जो है वो जेनाइटल पाउच के अंदर है, लेकिन फीमेल कॉकरोच में एनस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पाउच, ठीक है। देन प्लस हमने पढ़ा दोनों में ही, यहाँ पर भी मेल गोनोपोर होता है, यहाँ पर भी फीमेल गोनोपोर होता है, और फीमेल के जेनाइटल पाउच में कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स जैसे स्पर्मेथिका की ओपनिंग होगी, कोलेटरल ग्लैंड्स की ओपनिंग होगी, ये सब भी वहाँ पर खुलती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। होप आप लोगों ने ये सब डायग्राम्स बना लिए होंगे। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेल और फीमेल कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे पता चलेगा, अगर बाहर से देख के हम पता लगा सकते हैं क्या मेल कौन है और फीमेल कौन है, तो यस, आपको वेंट्रल सरफेस देखनी होगी। अगर मेल कॉकरोच है तो वेंट्रल सरफेस के 9th सेगमेंट पर, S9 पर आपको एक बहुत छोटे से बहुत थिन थ्रेड लाइक बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जिनको बोलते हैं एनल स्टाइल या कॉडल स्टाइल। मैंने कहा था मेल कॉकरोच स्टाइल मारता है, ठीक है। तो ये जो है दीज आर फॉर द कॉपुलेशन, जब मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को होल्ड करता है तो ये उसमें हेल्प करते हैं, बट दिस एनल स्टाइल इज एब्सेंट इन फीमेल कॉकरोच। जब भी क्वेश्चन आया नीट में, एनल सर्काई और एनल स्टाइल दोनों साथ में आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सर्काई सेंसरी है, स्टाइल मेल कॉकरोच में कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, ठीक, क्लियर। चलो भाई, अब हम कॉकरोच की एनाटॉमी डिस्कस करते हैं कि कॉकरोच के अंदर क्या क्या मिलेगा। दिखने के लिए छोटा सा इंसेक्ट है, पर सोचो इसके अंदर सारे सिस्टम्स है बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी अलग है, सर्कुलेटरी अलग है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी हैं, है ना, नर्वस सिस्टम भी है इसके पास, प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। तो ये सारे सिस्टम्स यू हैव टू कवर, और सेंस ऑर्गन्स भी हैं, जैसे हमने फ्रॉग में पढ़ा था वैसे यहाँ पर पढ़ने। फ्रॉग में हमसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती चीज़ें थी, यहाँ कम मैच तो करेंगी, बट बहुत कम मैच करेंगी, ज़्यादा मैच नहीं करेंगी, तो यहाँ आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से। देखें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है। हम बात कर रहे हैं बच्चों इंसेक्ट्स की, है ना, तो इंसेक्ट के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। इंसेक्ट अपना खाना खाएगा, भाई हम पढ़ते तो हैं एनिमल किंगडम में कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट होती है एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो माउथ अलग एनस अलग। तो कॉकरोच भी अपने माउथ से खाना अंदर लेगा। अब कॉकरोच में ना हमारी तरह ऐसे बड़ी सी बकल कैविटी और दांत वांत नहीं होते हैं, सीधा उसने मुंह से खाना अंदर लिया और वो एक छोटी सी ट्यूब में आ जाता है, जिस ट्यूब को कहते हो आप फेरिंग्स। यहाँ पे फेरिंग्स कोई ऐसे कॉमन रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉस्ट्रिल नहीं है कॉकरोच के, यहीं पर माउथ के पास नहीं है नॉस्ट्रिल। मैंने आपको बताया ना, नॉस्ट्रिल तो कॉकरोच की पूरी बॉडी पर डॉर्सली स्पाइरेकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ कोई नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, कॉमन रास्ता तो बनाना नहीं है। तो यहाँ पर व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स इज जस्ट अ शॉर्ट ट्यूब जिसमें कि सीधा माउथ उसी में खुल रहा है, ठीक है। तो खाना फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स के बाद यूँ समझ लो कि ये फेरिंग्स का पार्ट है, फिर ये जो पार्ट है वो हो गया ईसोफेगस का। अगेन ईसोफेगस भी क्या है बच्चों, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्यूब है, हमसे बहुत छोटी है, बहुत छोटी है हमारे कंपैरिजन में, ठीक है। देन
कॉकरोच भी तो इतना छोटा है, तो बट ऑब्वियस उसके सारी चीज़ें छोटी छोटी ही होंगी। अब यहाँ एक चीज़ देखो आप ध्यान से कि फेरिंग्स और ईसोफेगस के बाद स्टमक आना चाहिए ना, बट कॉकरोच में स्टमक नहीं होता बच्चों, बल्कि इसको कहते हैं क्रॉप। दिखने में थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, स्टमक जैसा ही लग रहा है, बट दिस इज नॉट द स्टमक, दिस इज एक्चुअली द क्रॉप। ओके, और क्रॉप के नीचे आपको ये दिख रहा है येलो कलर से बनाया है, दिस इज गिजर्ड। तो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंसेक्ट्स में भी और सेम चीज बर्ड्स में भी होती है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल में कौन से 2 एडिशनल चैम्बर्स होते हैं? तो 2 एडिशनल चैम्बर्स में एक तो होता है क्रॉप और एक होता है गिजर्ड। इसका बताती हूं मैं इसका क्यों है ये, व्हाई दे आर नीडेड। कॉकरोच में क्या होता है बच्चों कि मैंने आपको कहा मुंह में कोई दांत तो है नहीं, बस बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के अपेंडेजेस हैं जिससे कॉकरोच ने अपना खाना अंदर ले लिया है। तो कॉकरोच जब फूड खाता है ना तो अपने खाने को अंदर निगलता जाता है और क्रॉप में इकट्ठा करता जाता है। तो क्रॉप में यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, डू रिमेंबर क्रॉप इज ओनली फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पे फूड का टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ठीक है, नो डाइजेशन। और फिर अब जब इसको डाइजेशन करवाना है फूड को तो क्रॉप से फूड को आगे भेजना पड़ेगा। तो जब फूड क्रॉप से गिजर्ड में आता है तो गिजर्ड में होती है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। सोचो, कॉकरोच की गिजर्ड में होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। गिजर्ड में भी मैं तुमको बताऊंगी अंदर की तरफ 6 कांटों जैसे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, टीथ जैसे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, जो कि आप उनको टीथ ही बोल दो एक तरह से। और गिजर्ड की जो वॉल है वो भी मस्क्यूलर होती है, तो मस्क्यूलर वॉल ऐसे ऐसे करती है और अंदर जो टीथ हैं 6 उनमें खाना टकराता है और खाने की ग्राइंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फूड की जो ग्राइंडिंग है वो मुंह में नहीं हो रही है, बल्कि कहाँ हो रही है, वो हो रही है गिजर्ड में। तो इसलिए कॉकरोच में क्रॉप एंड गिजर्ड है। बर्ड्स में भी देखो सेम मैकेनिज्म है, चाहे से बर्ड इनसे बहुत ऊपर आता है, बट बर्ड्स में भी क्या है, आपको पता है बर्ड्स का बॉडी वेट कम करने के लिए नेचर ने जॉस को तो बीक में बदल दिया, मुंह में टीथ तो होते नहीं है। बर्ड्स को आपने देखा है दाना चुगती रहती है, तो वो दाना कहाँ जाता है, वो उनके क्रॉप में जाकर इकट्ठा हो जाता है और क्रॉप के बाद गिजर्ड में उस खाने की ग्राइंडिंग होती है और फिर फर्दर डाइजेशन होता है, ठीक है। तो क्रॉप एंड गिजर्ड ये 2 चैम्बर्स हैं जो इंसेक्ट्स में भी होते हैं और बर्ड्स में भी होते हैं। बर्ड्स में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर देना। इंसेक्ट में भी पूछ सकते हैं, इंसेक्ट में भी पूछा है, ठीक है। समझ में आ गया क्या यहाँ तक आप लोगों को? अब इसमें एक चीज याद रखना कि ये जो 4 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, बट ऑब्वियस फेरिंग्स के ऊपर माउथ तो होगा ही होगा, वहीं से खाना अंदर आया है। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं गिजर्ड तक के, ये रहा गिजर्ड, ये कहलाता है फोरगट। कॉकरोच की जो पूरी जो वैसे तो नॉर्मली हम गट इंटेस्टाइन के लिए यूज करते हैं, बट कॉकरोच में पूरी एलिमेंट्री कैनाल को शुरू से ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। जैसे ब्रेन में होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, वैसे यहाँ पे शुरू से एलिमेंट्री कैनाल को 3 में डिवाइड कर दिया। तो माउथ से लेकर गिजर्ड तक कोई डाइजेशन हुआ क्या फूड का? नहीं, सिर्फ फूड को स्वेलो किया, अंदर लिया, इकट्ठा किया और उसकी ग्राइंडिंग हुई। तो ये जो पार्ट है ये किसमें होता है? फोरगट में। तो डू रिमेंबर, फोरगट में नो डाइजेशन ऑफ फूड, नो डाइजेशन ऑफ फूड। और फोरगट में एक और चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखी हुई अभी हम पढ़ेंगे, पूरी फोरगट में अंदर की तरफ क्यूटिकल की लाइनिंग भी रहती है, ठीक है, क्योंकि फूड ये डायरेक्टली निगल रहे हैं तो फूड से सीधा डैमेज नहीं हो जाए पार्टिकल्स को, सॉरी वॉल को, तो इस वजह से पूरी फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। डाइजेशन तो करना नहीं है तो सिंपली लाइंड बाय क्यूटिकल। इवन वो जो मैं तुम्हें 6 दांत बता रही हूँ ना जो गिजर्ड के अंदर होते हैं, वो दांत भी क्यूटिकल के, वो दांत तो काइटिन के बने होते हैं, काइटिन एंड क्यूटिकल अलग अलग है, ठीक है। तो पूरी फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। ये एनसीईआरटी में दे रखी है लाइन, आप हाईलाइट कर दो, ये रही, वेयर इट इज, द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ठीक है। ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनकर आ जाएगा, द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ठीक है। समझ में आ गया क्या? नाउ अब फोरगट के बाद ये जो आपको एक बीच में कॉइल्ड सा पार्ट दिख रहा है, इस कॉइल्ड पार्ट को बोलते हैं बच्चों, ये जो पूरा कॉइल्ड पार्ट आपको दिख रहा है यहां तक का, इसको बोलते हैं मिडगट। दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ डाइजेशन, दिस इज द साइट ऑफ डाइजेशन। ये वो जगह है जहां पर डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन के लिए हमारे में तो आपको ध्यान है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आता था, पेनक्रियाटिक जूस आता है, खुद इंटेस्टाइनल जूस बनाती है, बट यहाँ कोई ऐसे बड़ी बड़ी ग्लैंड्स नहीं है कॉकरोच की बॉडी में, कोई लिवर हो, कोई पेनक्रियाज हो। यहाँ पर तो सिंपली बहुत छोटे छोटे टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं क्या आपको? ये रहे, इन टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स को लिवर के ही रेफरेंस में नाम दिया गया है हिपैटिक सीका। क्या नाम दिया गया इनको बच्चों? हिपैटिक सीका।
ठीक है, दीज आर ओनली 6 to 8 ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर एंजाइम्स बनते हैं और वो एंजाइम्स इस मिडगट में आते रहते हैं और मिडगट में फूड का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने के लिए यहाँ पर हिपैटिक सीका है, कोई लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास जैसी ग्लैंड नहीं होती है। ओके, तो मिडगट में फूड का डाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, अब फूड जो जाएगा वो जाएगा लास्ट पार्ट में, जिसमें कि इस लास्ट पार्ट में मतलब ये इलियम ले लो, उसमें आप एक मिनट, लास्ट पार्ट में इलियम ले लो, कोलन ले लो, ये इलियम बस इतना सा बना है, दिस इज इलियम। ठीक है, ये कोलन हो गया, पूरा ऐसे सिग्मॉइड की तरह से एस शेप में मुड़ा हुआ है, और ये लास्ट में सोलन पार्ट रेक्टम। तो इन तीनों पार्ट्स को कहते हैं बच्चों हाइंड गट, इन तीनों को क्या कहते हैं, हाइंड गट। ठीक है, तो बस फूड फाइनली हाइंड गट में आ जाएगा और जो भी फीसेस है वो रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाएगी, और यहाँ भी रेक्टम किसके थ्रू खुलेगा बाहर, एनस के थ्रू। एनस तो प्रेजेंट होगी ही होगी, है ना, फ्रॉग में तो हमने पढ़ा था क्लोएका था, यहाँ पर सिंपली एनस टर्म ही यूज करते हैं। ओके, हालांकि आप अभी पढ़ोगे बच्चों कि ये जो एनस है ना, कॉकरोच जब अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, वेस्ट फूड को तो यहीं से बाहर निकाल रहे हैं, बट जैसे हमारे में यूरिन निकलता है ऐसे कॉकरोच होता है यूरिकोटैलिक, इंसेक्ट्स होते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड बनाते हैं। तो ये यूरिक एसिड को पता है कहाँ से निकालते हैं, यूरिक एसिड को भी ये एनस से ही निकालते हैं। तो यहाँ एक तरह से एनस क्लोएका की तरह ही बिहेव कर रही है, बट हम क्लोएका इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि गैमीट्स के लिए ये नहीं है, गैमीट्स के लिए अलग ओपनिंग है, मेल गोनोपोर फीमेल गोनोपोर, इसलिए आप इसको क्लोएका नहीं कह सकते। बट यस, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दिस इज अ कॉमन अपर्चर, कहेंगे आप इसको एनस ही। अब आप कहेंगे मैम इसका एक्सक्रीटरी से कैसे कनेक्शन हुआ, तो देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर क्या है, हिपैटिक सीका है, बिल्कुल वैसे ही देखना, ये मिडगट है और यहाँ से हाइंडगट शुरू हो गई, तो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे आपको ये बहुत थिन ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं क्या, इनसे भी थिन है ये, तो नंबर ज्यादा होगा। ये तो 6 से 8 है, ये 100 से 150 होते हैं, और ये क्या है, ये 100 से 150 स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अब मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का डाइजेशन से तो कोई रिलेशन है नहीं, तो यहाँ पर लिख दो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब इतना छोटा सा है बेचारा कॉकरोच, नेचर को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए जगह ही नहीं मिली, तो नेचर ने कहा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम पे कोई किडनी विडनी यूरेटर वगैरह तो बनाना नहीं है, सिंपली कुछ बस ट्यूब्यूल्स बनानी है, थिन ट्यूब्यूल्स, तो उनको यहीं पर बना दो एलिमेंट्री कैनाल पर। ये क्या करेंगी, समझना, ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाई है कॉकरोच की बीचों बीच, है ना, सपोज करो इसमें कहाँ दिखाया इन्होंने, ईसोफेगस, ये क्रॉप वाला पार्ट है, ये मिडगट है ना, और ये हाइंडगट है, तो मान लो यहाँ पर ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल ऐसे बॉडी में लगी हुई है, तो ये जो कॉकरोच में आपको ध्यान हो तो ओपन सर्कुलेशन होता है क्या इंसेक्ट्स में, यानी पूरी बॉडी में जो सीलोम है इट इज फिल्ड विद ब्लड, है ना, तो पूरी बॉडी में जो सीलोम है जिसमें सारे ऑर्गन्स हैं, जो ओपन स्पेस है, उस सीलोम में ही ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स लगी हुई हैं। तो जो भी बॉडी की अलग अलग सेल्स ने वेस्ट प्रोडक्ट बना बना के ब्लड में डाले होंगे, वो ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेंगी और यूरिक एसिड बनाकर उनको एलिमेंट्री कैनाल में डाल देंगी और यहीं से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए कॉकरोच में एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई बहुत वेल डेवलप अलग से सिस्टम नहीं है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के नाम पर इनके पास 100 से 150 येलो कलर की बहुत थिन ट्यूब्यूल्स हैं जिनको बोलते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। कहाँ सिचुएटेड हैं, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर, और ये इस तरह से सिचुएटेड हैं कि ये बॉडी में जो फ्लूइड है, ब्लड हीमोसील है ना, उसके हीमोसील का मतलब अगर सीलोम ब्लड से फिल्ड होती है तो ऐसी सीलोम को हीमोसील कहते हैं। ये सारी चीजें हम एनिमल किंगडम में सीख चुके हैं। ओके, तो वहीं से बस वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर लेंगी और एलिमेंट्री कैनाल में हाइंडगट में डाल देंगी, वहां से एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, यूरिक एसिड निकलेगा, तो दे आर यूरिकोटैलिक। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ यहाँ एक्सक्रीटरी भी लगभग कवर हो गया है। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? तो अगर याद नहीं हो रहा तो एक बार हल्का सा यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे ना, देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो ये हम कह रहे हैं फेरिंग्स का पार्ट हो गया, ये मान लो ईसोफेगस। ऐसे तो अलग अलग ओपनिंग नहीं है, समझाने के लिए बनाई है मैंने। ईसोफेगस को थोड़ा सा फुला दो तो ये बन गया क्रॉप। ठीक है, क्रॉप के बाद बना दो गिजर्ड। ठीक, यहाँ तक तो हो गया फोरगट का पार्ट। कलर चेंज कर लेते हैं। फोरगट के बाद होती है मिडगट। तो मिडगट कैसे होती है इनकी, ऐसे ये इसको थोड़ा कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना दो, ये हो गई इनकी सिंपली मिडगट। मिडगट के बाद क्या होती है, हाइंडगट। तो हाइंडगट में क्या करें हम, हाइंडगट में ये देखो, ये इलियम हो गया सपोज करो। ठीक है, ये कोलन कुछ ऐसे बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, और रेक्टम को थोड़ा सा सॉलन कर दो और ये बाहर खुल रहा है एनएस से। दैट्स इट, हो गया क्या सारा? इसी को लेबल कर लो। डायग्राम बनाने से चीजें क्लियर होती है। तो सपोज दिस इज फेरिंग्स,
this is esophagus, this is crop and this is gizzard. esophagus के ऊपर, pharynx के ऊपर क्या है, mouth. ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, foregut. ओके, देन जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये पूरा पार्ट क्या है, दिस इज मिडगट, दिस इज मिडगट. और मिडगट के बाद जो हमने व्हाइट कलर से बनाया है उसमें आ जाएगा इलियम. देन ये जो कॉइल्ड पार्ट है कोलन, और ये जो सॉलन पार्ट है रेक्टम. इन तीनों को देखो, यहाँ पे फर्क है बच्चों. हमारे में इलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉग में भी इलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन यहाँ पर इलियम इज अ पार्ट ऑफ लास्ट हाइंड गट. ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड गट, क्योंकि वही हमारे बैक ऑफ द माइंड पे तो यही रहेगा कि यार इलियम तो हमेशा बीच वाले का या स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, तो नीट में हम इलियम को मिडगट का पार्ट ना लिखाएं. यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी में कि वेयर इट इज हाइंड गट के बारे में, द हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिडगट. हाइंड गट थोड़ी ब्रॉड होगी, हमने डायग्राम में दिखाई भी है, थोड़ी और ब्रॉड बना देना, है ना. क्या लिखा है, हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिडगट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम. रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस. ठीक है, इसी डायग्राम में दो स्ट्रक्चर्स और दिखा दो आप. कौन से दो स्ट्रक्चर्स दिखाओगे, एक तो ऊपर की तरफ यहाँ जो जंक्शन है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर तो हिपैटिक सीका है जो कि 6 से 8 होते हैं, तो 4 इस तरफ बना दो, 4 इस तरफ बना दो. देखो कहाँ बना दिया, गड़बड़ हो गया ना. कहाँ बनाना है हमको, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे. तो जहां गिजर्ड खत्म हो रहा है और जहां से मिडगट शुरू हो रही है यहां बनेगा. ठीक है, 6 से 8 होते हैं ये. दीज आर द हिपैटिक सीका. हिपैटिक सीका, या इनको गैस्ट्रिक सीका भी लिखा है क्या एनसीईआरटी ने, डायग्राम में भी लिख लेना गैस्ट्रिक सीका. यहाँ कोई स्टमक लिवर तो है ही नहीं, तो यही बस एंजाइम्स बनाते हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका. कहाँ पर है, डू रिमेंबर द पोजीशन एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट. फिर मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे बना दो बहुत ही थिन येलो कलर की 100 से 150 ट्यूब्यूल्स होती हैं. ठीक है, तो हम काफी सारी बना देते हैं. these are the Malpighian tubules, but they are not related to digestion, but they are related to the excretion. clear, ये 100 से 150 हैं, जबकि ये 6 से 8 हैं. ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे, ये बॉडी फ्लूइड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके हाइंडगट में भेजेंगे. ओके, समझ में आ गया क्या. एक छोटी सी चीज गिजर्ड के बारे में और ध्यान रखना, यहीं पर बना लेना तुम, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर बना रही हूँ, कि अगर हम गिजर्ड में देखें तो सेक्शन लेके देखें तो गिजर्ड में हमको एक आउटर लेयर मिलेगी बच्चों, उसमें तो होंगी खूब सारी सर्कुलर मसल्स. ओके, और फिर जो इनर लेयर होगी ना गिजर्ड में, वो इनर लेयर काइटिन की बनी हुई होगी और उसमें ऐसे 6 काइटिनस टीथ लगे हुए होंगे. ठीक है, तो ये तो हो गए काइटिनस टीथ. काइटिनस टीथ मिक्सी में होता है ना, ग्राइंडर में अंदर की तरफ आपने देखा हो तो, और ये हो गई बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स. दिस इज द गिजर्ड. तो गिजर्ड के अंदर आराम से फूड की ग्राइंडिंग पॉसिबल है. अब तुम एनसीईआरटी से पढ़ लो, तुम्हें लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगी. देखो, द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट. अच्छा हाँ, एक छोटी सी चीज और ऐड कर देते हैं यहाँ पर हम, जिसके बारे में शायद थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है. यहाँ पर आपको दिख रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं, है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स दिख रही हैं, और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उनके साथ एक छोटा सा सलाइवरी रिजर्वॉयर भी है. यानी सलाइवरी ग्लैंड अपने सिक्रीशन को बना के उस रिजर्वॉयर में इकट्ठा करती रहती है, और जब ये फूड को स्वेलो करते हैं तो फटाफट से खूब सारा सलाइवा उसमें मिक्स कर देते हैं, जिससे फूड की ईजी स्वेलोइंग हो जाए. तो यस, कॉकरोच के पास हमारी तरह सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं. यहाँ पर आप बना सकते हो सलाइवरी ग्लैंड्स अलॉन्ग विद अ सलाइवरी रिजर्वॉयर. एक ही तरफ बनाया मैंने, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड रिजर्वॉयर. ठीक है, अब देखते हैं. सो द एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, इज डिवाइडेड इनटू फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. फोरगट में आता है माउथ विच ओपन इनटू अ शॉर्ट ट्यूब्यूलर फैरिंग्स. सीधा किस में ओपन हो रहा है बच्चों, फैरिंग्स में. फैरिंग्स एक शॉर्ट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूब्यूलर ईसोफेगस. ईसोफेगस भी ट्यूब्यूलर है, नैरो होता है. This in turn open into a sac-like structure called crop, used for storing of food. crop का फंक्शन है फूड को स्टोर करना, स्टमक की तरह डाइजेशन नहीं करता ये. देन आता है गिजर्ड. अच्छा, गिजर्ड का एक और नाम है, ये जनरली नहीं याद रहता पर एनसीईआरटी में दिया है तो नीट में पूछ सकते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस. इसको तुम लिख लो, डायग्राम में भी लिख लो. गिजर्ड इज ऑल्सो नोन एज, गिजर्ड का दूसरा नाम क्या है, प्रोवेंट्रिकुलस. प्रोवेंट्रिकुलस.
ठीक है। तो प्रोवेंट्रिकुलस, इस प्रोवेंट्रिकुलस का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना ही लिया। इट हैज आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स, थिक मोटी लेयर होती है सर्कुलर मसल्स की, एंड थिक इनर क्यूटिकल, ठीक है क्या, बाहर एक सर्कुलर लेयर है मसल्स की, फिर एक क्यूटिकल की लेयर है, और इसी क्यूटिकल की लेयर से क्या निकल रहे हैं, 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। यानी कि ये कह रहा है, इसमें आप ऐसा करो, इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर दो इस डायग्राम में। ये कह रहा है कि बाहर तो सर्कुलर मसल्स की लेयर हो गई थिक अच्छी खासी, ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है, ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है, ये हो गई क्यूटिकल की लेयर पूरी। ये किसकी लेयर हो गई, ये क्यूटिकल की लेयर हो गई पूरी, ठीक है। दिस इज क्यूटिकल लेयर, हमेशा ध्यान रखना इसमें इनर क्यूटिकल है, आउटर सर्कुलर मसल्स की है, और इसी क्यूटिकल की लेयर से ये जो निकले हुए हैं टीथ लाइक स्ट्रक्चर, ये किसके बने हैं, ये बने हैं काइटिन के। दीज आर द, और किसी कलर से बना लेते हैं, दीज आर द काइटिनस टीथ, जिससे फूड की ग्राइंडिंग हो जाए। कितने होते हैं, 6 होते हैं। दीज आर द काइटिनस टीथ, काइटिनस टीथ, ठीक है। काइटिन और क्यूटिकल अलग अलग हो गया, ओके। एंड नॉट ओनली गिजर्ड, बल्कि पूरी फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। गिजर्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स, गिजर्ड का फंक्शन क्या दे रखा है, ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स, क्लियर। देन अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लाइंड टिब्यूल्स क्यों बोला भाई, क्योंकि ब्लाइंड वर्ड का मतलब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, बायो में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो एक तरफ से खुला हो एक तरफ से बंद हो, जैसे लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका कहाँ होती हैं, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट पे, विद सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब बस नीट में यही होता है बस कि किसको कितना याद है, किसको याद आ रहा है कि भाई इनके जंक्शन पे क्या था और इनके जंक्शन पे क्या था, उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। तो जितनी बार रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, चीजें याद होती जाएंगी, ठीक है। अब कोई रोबोट तो है नहीं, किसी का भी कंप्यूटर तो है नहीं, किसी का भी दिमाग कि एक बार पढ़ लिया तो छप गया, ऐसी मेमोरी है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जनरली नहीं होती। हम इतना कुछ पढ़ते हैं तो इसीलिए फिर बच्चे पूछते हैं मैम कैसे याद रखें हम इतनी सारी चीज़ों को। तो सिंपल सी बात है, आप जितनी बार रिवाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो कुछ याद नहीं रहेगा। समझ के पढ़ो, एक एक वर्ड पे फोकस करो, क्या कहना चाह रहा है दिमाग में बिठाओ उस बात को, और फिर बार बार रिवाइज करो, ठीक है। देन डाइजेस्टिव जूस कहाँ से बन रहा है, इसी गैस्ट्रिक सीका से। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट देयर इज अनदर रिंग ऑफ, किसकी रिंग है बच्चों, मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स की। कितने होते हैं, 100 से 150। किस कलर के होते हैं, येलो कलर के, थिन फिलामेंटस होते हैं। ये ट्यूब्यूलर हैं, ये फिलामेंटस हैं, फर्क है ना दोनों में, ये ऐसे ऐसे फिलामेंटस हैं, क्लियर, ओके। मेल्फीजियन ट्यूब्यूल दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनका फंक्शन डाइजेशन नहीं है, ये रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में मदद करते हैं। सो दे आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। एंड लास्ट में आता है हाइंडगट, ठीक है। लास्ट में क्या आता है, हाइंडगट, विच इज ब्रॉडर देन मिडगट। जैसे हमारे में होता है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से मोटी होती है, लेंथ स्मॉल की बड़ी है लेकिन मोटाई तो लार्ज की बड़ी है ना। तो यहाँ पर भी लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉडर है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीनों के कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिए तो हमें जाना भी नहीं है उस पर। बस रेक्टम आपको पता है कि फीसिस को स्टोर करेगा और एनस के थ्रू उसको एलिमिनेट कर देगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एक बार तुम भी इसी तरह से चीज़ों को बना लो, पढ़ लो, देख लो, तो तुमको भी अच्छी तरह याद हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें अगर हम बच्चों, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मच इजियर इन कॉकरोच। हमारी तरह या फ्रॉग की तरह कॉकरोच में कोई लंग्स वगैरह तो होते नहीं है बच्चों, यू नो। आर्थ्रोपोडा याद करो, आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। फर्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट किए, वरना अर्थवॉर्म तक तो हर कोई अपने बॉडी सरफेस से, स्किन से, क्यूटिकल के थ्रू ही डिफ्यूजन करता था, है ना, मॉइस्ट क्यूटिकल की लेयर होती थी। तो यहाँ पर कॉकरोच मतलब पूरे आर्थ्रोपोडा फाइलम में फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप हुए। और उसमें भी हमने पढ़ा था कि अगर हम क्रस्टेशिया, इंसेक्टा और एरेक्निडा की बात करें तो क्रस्टेशियंस यानी कि प्रॉन्स जो पानी में रहते हैं, उनके पास होते हैं बुक गिल्स जो कि बंद बुक के पेजेस की सरफेस जैसे दिखते हैं, बुक गिल्स। एरेक्निडा यानी स्पाइडर और बिच्छू, स्कॉर्पियन के पास होते हैं बुक लंग्स, जबकि इंसेक्टा के पास होते हैं ट्रैकियल सिस्टम। एक अलग ही तरह का ट्रैकियल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
अब ये ट्रैकियल सिस्टम क्या है, इसको पहले थोड़ा डायग्रामेटिकली समझना, एनसीईआरटी में तो नहीं है ये डायग्राम। देखो कॉकरोच को क्या करना है, सांस कैसे लेगा कॉकरोच, तो सांस लेने के लिए इसके पास नॉस्ट्रल है बट मुंह पे नहीं है, हेड पे नहीं है इसके नॉस्ट्रल्स, बल्कि इसके नॉस्ट्रल्स पूरी बॉडी पे, जो इसकी डॉर्सल सरफेस, जो इसकी बॉडी का लैटरल पार्ट है, वहां पर छोटे 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 छेद बने हुए हैं। कितने इन छेद को ही आप क्या कहते हो, स्पाइरेकल्स। कितने छेद है हमने पढ़ा, 10 पेयर, लेकिन वो 10 पेयर स्पाइरेकल सारे सिर्फ एब्डोमेन पे नहीं है, 8 पेयर तो फर्स्ट 8 सेगमेंट्स पे, लास्ट के 2 पे नहीं होते, और 2 पेयर थॉरेक्स पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखो, ये आपको थोरेसिक स्पाइरेकल्स दिखाए हैं, दिख रहे हैं क्या, लेबल भी किया है, दीज आर द थोरेसिक स्पाइरेकल्स, और ये फिर आपको दिखाए एब्डोमिनल स्पाइरेकल जो कि 8 सेगमेंट तक होते हैं। क्लियर। नाउ अब समझना क्या होता है, इन स्पाइरेकल्स से एयर अंदर भी जाएगी, इन्हीं से एयर बाहर भी आएगी, पेयर में होते हैं हमेशा ये स्पाइरेकल्स। ठीक है, जैसे हमारे नॉस्ट्रल पेयर्ड हैं, यहाँ भी स्पाइरेकल पेयर्ड है। अब होगा क्या कि जब स्पाइरेकल से एयर अंदर जाएगी तो आपको ये एक ट्यूब दिख रही है लंबी सी, यहाँ पे भी दिख रही है, या यहाँ पर ये दिख रही है, इस तरह से ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती है, तो इनको कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। क्या कहते हैं इनको, ट्रेकियल ट्यूब्स। इन सबके नाम होते हैं अलग अलग, बट इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्पाइरेकल से जो एयर अंदर जा रही है वो ट्रेकियल ट्यूब्स में एंटर कर रही है। ठीक है, अब ये जो ट्रेकियल ट्यूब्स होती है ना बच्चों, इन ट्रेकियल ट्यूब से ये आपको दिख रही है ब्रांचेस, ये ऐसे एक एक दिखाई है आपको, बट इनसे बहुत सारी, इनसे भी फिर फर्दर बहुत सारी थिन ब्रांचेस होती है, और अंदर पूरी बॉडी में इन थिन ब्रांचेस का नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकियोल्स। यानी स्पाइरेकल से एयर आई ट्रैकियल ट्यूब में, ट्रैकियल ट्यूब से थिन ट्यूब्यूल्स निकली हुई है ट्रैकियोल्स, और ये जो ट्रैकियोल्स निकले हुए हैं ना, इन्होंने एग्जैक्टली लेबल नहीं किया उसको, तो ट्रैकियोल्स सीधा सेल्स के साथ गैसियस एक्सचेंज करते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कॉकरोच में ब्लड हैज नो रोल इन गैसियस एक्सचेंज। फ्रॉग में, हमारे में, हम सब में आरबीसीज हैं, हीमोग्लोबिन है ब्लड में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो ही O2 को पकड़ेगा, CO2 को पकड़ेगा, तो सेल्स को जो O2 CO2 मिलेगी वो सीधा रेस्पिरेटरी ऑर्गन से नहीं मिल रही है, वो ब्लड के थ्रू मिल रही है। लेकिन बच्चों कॉकरोच में जहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर आपको ध्यान हो तो कलरलेस ब्लड होता है, ब्लड का कोई कलर ही नहीं है, ब्लड के पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेचर को उसकी जरूरत ही नहीं लगी, क्यों बनाया अननेसेसरी, तो इसीलिए कॉकरोच में कलरलेस ब्लड है, क्योंकि कॉकरोच के ब्लड का गैसियस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं है। तो कॉकरोच में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर आप इसको समझ रहे हो कैसे होगा ये सिस्टम, में हल्का सा आपको ड्रॉ करके बताऊं तो, जैसे मान लो ये मैं इस तरफ की ट्रैकियल ट्यूब बना रही हूँ, है ना, तो मैं आपको कह रही हूँ अगर ये कॉकरोच का आउटर साइड है और ये कॉकरोच का इनर साइड है, तो ये जो ट्रैकियल ट्यूब है इस पे स्पाइरेकल्स खुल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये स्पाइरेकल्स के थ्रू एयर को अंदर भी ले सकती है और एयर को बाहर भी निकाल सकती है। ठीक है ना, ये मैंने बनाए स्पाइरेकल्स। और फिर ये जो ट्रैकियल ट्यूब है, इस ट्रैकियल ट्यूब में अंदर की तरफ इससे थिन ब्रांचेस होगी, नॉट ओनली वन बल्कि इस तरह से बहुत सारी थिन ब्रांचेस होगी, जिनको आप कहोगे ट्रैकियोल्स। क्या कहोगे इन थिन ब्रांचेस को, ट्रैकियोल्स। अब ये जो मैं यहाँ पे लेबल कर देती हूँ ना एक बार, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो हम कह रहे हैं कि ये जो हैं दीज ओपनिंग्स आर द स्पाइरेकल्स। ये जो ट्यूब बनाई है मैंने, दिस इज अ ट्रैकियल ट्यूब, दिस इज अ ट्रैकियल ट्यूब, और ये जो बनाई हैं थिन ब्रांचेस, दीज आर द ट्रैकियोल्स। और ये ट्रैकियोल्स यहाँ समझाने के लिए मैंने यहीं बना दी, बाकी ये इस तरह से हैं कि बॉडी में इंटरनली जो भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उन सबके आसपास ये नेटवर्क बनाती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर ये कोई भी ऑर्गन है, ये ऑर्गन की सेल्स हैं, ये ऑर्गन की सेल्स हैं, इतनी सारी नहीं बनाती मैं, समझाने के लिए एक सेल बना देती हूँ। मान लो ये एक सेल है, तो ये जो ट्रैकियोल है ना बच्चों, ये जो ट्रैकियोल है, ये मान लो ट्रैकियोल ऐसे बना देती हूँ मैं, ये ट्रैकियोल सीधा इस सेल के साथ क्या करेगी, O2 दे देगी और इससे CO2 ले लेगी, सीधा गैसियस एक्सचेंज करेगी। दिस इज द गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज कोई कैपिलरीज और सेल्स के बीच में नहीं होता, कैपिलरीज तो होती ही नहीं है कॉकरोच में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब नो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर सीधा क्या होता है, ट्रैकियोल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एक एक बात एनसीईआरटी में लिखी है, देख लो तुम यहाँ पर कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब ट्रेकियल ट्यूब्स, ट्रैकिया का मतलब ट्रेकियल ट्यूब, एक ट्रैकिया नहीं है हमारी तरह, पूरी बॉडी में ट्रेकियल ट्यूब्स का नेटवर्क है, जैसा कि हमने देखा, आपको बनाना नहीं है डायग्राम, सिर्फ समझाने के लिए बताया। दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इन स्मॉल होल्स को क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स। कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी पे। ये 10 पेयर कहाँ है, यहाँ पर लिख लो। इन 10 पेयर में से शुरू के 2 पेयर तो थॉरेक्स पर हैं,
और देन जो 8 पेयर हैं वो एब्डोमेन पे हैं। 8 पेयर कहाँ हैं? 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर हैं। क्लियर? नाउ अब आगे देखो क्या लिखा है, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, दैट इज ब्रैकेट में लिखा है ट्रेकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल। इस ट्रैकिए की भी थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स हैं जिनको कहते हैं ट्रैकियोल। दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल इज, इसको बाद में पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैकियोल्स बाय डिफ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कोई ब्लड के साथ, कैपिलरी के साथ नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होता है? ट्रैकियोल्स और सेल्स के बीच में होता है, डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? अच्छी तरह से हल्का सा ये समझने के लिए इस तरह का डायग्राम बना देना। एंड ये क्या लाइन लिखी है कि हमारे नॉस्ट्रल्स तो हमेशा खुले रहते हैं, यहाँ कोई वॉल्व नहीं लगे, लेकिन कॉकरोच में स्पाइरेकल्स की ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करने के लिए स्पाइरेकल्स में क्या लगे रहते हैं? वॉल्व लगे रहते हैं। यानी अगर ये स्पाइरेकल है ना, अगर ये स्पाइरेकल है तो स्पाइरेकल में स्फिंक्टर लगा होगा, वॉल्व लगा होगा। द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर्स, और इन्हीं स्फिंक्टर्स की हेल्प से ये जो स्पाइरेकल्स हैं वो ओपन क्लोज होते रहते हैं। एयर अंदर भी यहीं से आएगी, एयर बाहर भी यहीं से जाएगी। ठीक है, ये खुलेंगे ट्रैकियल ट्यूब में, ट्रैकियल ट्यूब अंदर नेटवर्क बनाएंगी ट्रैकियोल्स का, और ट्रैकियोल्स के थ्रू डायरेक्ट एक्सचेंज। यानी अगर मैं इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखूं तो एयर कैसे आ रही है? स्पाइरेकल्स के थ्रू। स्पाइरेकल से कहाँ जा रही है? ट्रैकियल ट्यूब्स में, दैट इज नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, या इसको आप नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया भी बोल सकते हो, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। और फिर नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया से, ट्रैकियल ट्यूब से एयर कहाँ जा रही है बताओ? यहाँ से एयर जा रही है ट्रैकियोल्स में। कहाँ जा रही है? ट्रैकियोल्स में। तो स्पाइरेकल से आई ट्रैकियल ट्यूब में, ट्रैकियल ट्यूब से गई ट्रैकियोल्स में, और ट्रैकियोल्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन। ट्रैकियोल्स सीधा सेल्स के साथ क्या कर रही हैं? गैसेस का डिफ्यूजन कर रही हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विद सेल्स। ठीक है ना? तो डायरेक्टली जो ट्रैकियोल्स हैं वो सेल्स के साथ गैसियस डिफ्यूजन करेंगी। डन? समझ में आ गया किस तरह से हो रहा है कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम? ये देखो वेंट्रल, जब हम, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि स्पाइरेकल्स लेटरली होते हैं, बट लेटरली काफी हिस्सा ना विंग से कवर्ड रहता है, तो अगर हमें स्पाइरेकल्स देखना है तो हम कॉकरोच को वेंट्रली देखेंगे, तो यहाँ पर हमें छोटी छोटी सी ओपनिंग्स दिखेंगी, दीज आर द स्पाइरेकल्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन पॉइंट्स को भी एक बार आप लिख लो, देख लो, देन विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम बच्चों कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में बताया कि भाई यहाँ पर कॉकरोच में ब्लड का गैसियस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट को ना आप यहाँ पे नोट भी कर लो, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैराग्राफ है इसके साथ में कहीं पर भी आप इस पॉइंट को लिख लो कि ब्लड हैज नो रोल इन गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है? डायरेक्टली सेल और ट्रैकियोल के बीच में हो रहा है। ठीक, तो अगर हम कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि ब्लड को गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं करना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करना, बाकी सब चीज़ों का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, फूड को इधर से उधर ले जाना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ले जाना है, वो सब चीज़ें तो ब्लड ही करेगा। ठीक है, तो ब्लड के पास यहाँ पर प्लाज्मा होगा, सेल्स होंगी बट उसमें आरबीसीज नहीं होंगी, ना हीमोग्लोबिन होगा, कहीं पर भी रेड कलर का नहीं है यहाँ पर ब्लड। तो सेल्स के नाम पर यहाँ ब्लड के पास क्या होता है बच्चों? ब्लड के पास होती हैं कुछ हीमोसाइट्स, जो कि बेसिकली ना आप यूँ समझ सकते हैं एक तरह की WBCs हैं, या यूँ लिख लो आप इसको, दीज आर द अमीबॉइड सेल्स। ये अमीबा की तरह इरेग्युलर सेल्स होती है और सिंपली फेगोसाइटोसिस का काम करेंगी। ठीक, और प्लस और क्या होगा ब्लड में? प्लाज्मा होगा। एंड जैसा मैंने आपको बताया कॉकरोच में, पूरे इंसेक्टा में जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, और ऐसे कलरलेस ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि लिम्फ हमारे में भी कलरलेस होता है। ठीक है, नाउ इसके अलावा भाई, क्योंकि इंसेक्ट्स में आपको पता है
अगर हम क्लोज और ओपन की बात करें तो एनेलिडा और कॉर्डेटा यही दो फाइलम है जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी है, बाकी सब में ओपन है, बीच वाले जो हैं। तो आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब बॉडी में कोई ब्लड वेसल्स का नेटवर्क नहीं है। तो अगर आप कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये जो लंबा सा आपको बीच में डायग्राम दिखाया है ना, यू नो व्हाट इज दिस, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का हार्ट हमारी तरह छोटा सा नहीं होता, पूरी बॉडी में एक इलोंगेटेड ट्यूब की फॉर्म में फैला रहता है। और थॉरेक्स से लेकर एब्डोमेन तक टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं? 3 थॉरेक्स के 10 एब्डोमेन के 13 सेगमेंट। तो कॉकरोच के हार्ट में भी बच्चों 13 चैम्बर्स होते हैं। तो कॉकरोच का एक लंबा ट्यूबुलर हार्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी, जिसमें कि 13 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 3 थॉरेसिक चैम्बर और बाकी के 10 एब्डोमिनल चैम्बर्स। ठीक है, बात समझ में आई क्या? कोई ब्लड वेसल्स का नेटवर्क नहीं होता जैसे आपको दिख रहा है ये, और डॉर्सली प्रेजेंट होता है हार्ट। आपको ध्यान है जब हम नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में डिफरेंस पढ़ते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि वैसे तो नॉन कॉर्डेट्स में सब में हार्ट है ही नहीं, पर जिनमें भी हार्ट प्रेजेंट है हार्ट इज प्रेजेंट डॉर्सली, जबकि हम सब में हार्ट कहाँ है? सामने, वेंट्रली। ओके, तो कॉकरोच में डॉर्सल हार्ट होता है, इसलिए इसकी डॉर्सल सरफेस पर दिख रहा है आपको ट्यूबुलर हार्ट, 13 चेम्बर्ड हार्ट। ओके, एंड ये पूरी बॉडी में ब्लड ओपनली बह रहा है, ओपनली है, कोई ब्लड वेसल्स का नेटवर्क नहीं है। पूरी बॉडी में जो कैविटी है, सीलोम है, वही डायरेक्टली ब्लड से फिल्ड है, यानी जितने भी ऑर्गन्स हैं दे आर बाथेड इन द ब्लड। ऐसा लगता है ब्लड का एक स्विमिंग पूल है और उसमें ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर? तो नो ब्लड वेसल्स, कलरलेस ब्लड, एंड तीसरी चीज क्या याद रखनी है आपको? ट्यूब्यूलर हार्ट, है ना। तो कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको 3 बातें याद रखनी है। क्या? कि ब्लड जो है वो कलरलेस है, कलरलेस ब्लड, ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं, या यूं कह लो यहां पर लिखा है पुअरली डेवलप्ड है। पुअरली डेवलप इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप हार्ट को ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पर एकदम फ्रंट पे एक हार्ट का ही एक पार्ट दिखाया है ट्यूब्यूलर सा, जिसको एंटीरियर एओर्टा लिखा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर हार्ट से ब्लड बाहर निकलेगा। बताऊंगी कैसे, तो बस एओर्टा वर्ड यूज किया है। तो आप ये ना सोचो कि मैम एओर्टा तो ब्लड वेसल होती है, तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, लेकिन हाँ, हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो छोटी सी वेसल के थ्रू निकलता है, दैट इज एंटीरियर एओर्टा। ओके, तो ब्लड वेसल्स जो हैं दे आर पुअरली डेवलप्ड, और हार्ट कैसा है? 13 चैम्बर्ड ट्यूब्यूलर डॉर्सल हार्ट, ट्यूब्यूलर डॉर्सल हार्ट। ठीक, 13 चैम्बर्ड है, ट्यूब्यूलर है और डॉर्सल है। ये इसके हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। किस टाइप का सर्कुलेशन है? ओपन टाइप का सर्कुलेशन है, ओपन टाइप। क्लियर? देखें क्या क्या लिखा है। तो अगर हम कॉकरोच के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड है, डायरेक्टली किसमें खुल रहा है? स्पेस, पूरा जो ब्लड है वो सीधा स्पेस में फ्लो करेगा, दैट इज सीलोम, और सीलोम क्योंकि ब्लड से भरी हुई है तो ऐसी सीलोम को आप कह दोगे हीमोसील। ठीक है, विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथेड इन द ब्लड, ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, विच इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। तो याद रखना कॉकरोच में हमारी तरह आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं होती हैं, बस एक ही तरह की अमीबॉइड सेल्स हैं पूरे ब्लड में जिनको हीमोसाइट्स कहते हैं, जो सिंपली फैगोसाइटोसिस करेंगी पैथोजेंस का। ठीक, नाउ हार्ट के बारे में क्या दिया है देखना यहाँ पर। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट इलोंगेटेड मस्क्यूलर ट्यूब लाइंग अलोंग, एक पूरी इलोंगेटेड मस्क्यूलर बैग है बट ट्यूबुलर फॉर्म में है, तो इलोंगेटेड मस्क्यूलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन। डॉर्सली भी अगर हम देखें तो अगर मान लो ये कॉकरोच है तो कॉकरोच के सेंटर में है, मिड डॉर्सल लाइन पे। ठीक है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अब नीट में आ जाएगा मिड डॉर्सल लाइन ऑफ हेड एंड थॉरेक्स, हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ध्यान रखना 13 चेम्बर्ड है क्योंकि 3 सेगमेंट इसके 10 इसके। ठीक है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स। ओके, कितने चैम्बर्स होते हैं? 13 चैम्बर्स होते हैं, विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड। अब ये ऑस्टिया क्या होता है बच्चों समझना, यहीं पर एनसीईआरटी के डायग्राम में ही बता देती हूँ कि ये जो आपको हार्ट का दिख रहा है, जैसे मैं कोई भी एक चैम्बर बनाऊं, मतलब चलो थोड़ा पार्ट में इसका ड्रॉ करूँ ना अगर, तो मान लो मैं इस पार्ट को ड्रॉ कर रही हूँ, तो एक्चुअली ना ये इस तरह के हैं, ये इस तरह से हैं चैम्बर्स। ये दूसरा चैम्बर हो गया, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट चैम्बर हो गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये एक चैम्बर और दूसरे चैम्बर के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी मैंने, मतलब वो जगह एक तरह से एक छोटा सा होल मान लो, यहाँ पर भी एक छोटा सा होल मान लो, फिर ये एक छोटा होल है,
फिर ये इसको कनेक्ट करता हुआ एक छोटा होल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर बनाती हूँ इस तरफ से, ये देखो एक ही पार्ट को बनाते हैं, मैं ढंग से बना लेते हैं। हम कह रहे हैं कि ये एंड लाइक दिस, फिर दोबारा इसी तरह से, समझ गए आप मेरी बात, व्हाट आई वांट टू से। इस तरह से सारे चेंबर्स हैं, है ना। अब इनमें क्या होता है, ये जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं ना, हर चेंबर के इधर साइड पे जो छोटे होल्स हैं, इन्हीं को कहते हैं ऑस्टिया। हाँ, कैसे सर्कुलेशन होता है कॉकरोच की बॉडी में ब्लड का? ब्लड जो है वो हर चैम्बर के ऑस्टिया से एंटर करता है, यानी ब्लड जो कि पूरी बॉडी में ऐसे ही खुले में प्रेजेंट है, हीमोसील में प्रेजेंट है, तो वो ब्लड जो है वो इन ऑस्टिया से हर चैम्बर में एंटर करेगा, ठीक है। ऑस्टिया से ब्लड जो है वो चेंबर के अंदर जाएगा, समझ रहे हो, हर चैम्बर में है ऑस्टिया दोनों तरफ, ओके, उनसे अंदर जाएगा। फिर ये चैम्बर्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए मसल्स होनी चाहिए, तो आप देखो हर चैम्बर के दोनों तरफ आपको मसल्स दिख रही हैं, इनको लेबल भी किया है एनसीईआरटी ने, दीज आर एलरी मसल्स, एलरी मसल्स, याद रखना, ओके। तो ये जो एलरी मसल्स हैं ये सारे चैम्बर्स पे होती है, बस फर्स्ट चैम्बर पे नहीं होती। एक तरह से कॉकरोच के हार्ट को ना पीछे से आगे की तरफ जाओ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके ये चैम्बर्स हैं, तो सबसे पहले वाले चैम्बर पे देखो यहाँ पर एलरी मसल्स नहीं है, बाकी सब पर एलरी मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मसल्स क्या करती है, ब्लड को मतलब इन सारे चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये सारे चैम्बर्स ब्लड को आगे की तरफ धकेलते हैं। कॉकरोच में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे है, अगर ये मान लो कॉकरोच का हेड है, थॉरेक्स एब्डोमेन है, तो ब्लड यहाँ से घूमता हुआ आगे की तरफ से बाहर निकलेगा, ओके। तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो जो ब्लड एंटर किया है ना, अब वो ब्लड यहाँ जाएगा, फिर वो ब्लड यहाँ जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में जो एंटीरियर एओर्टा है वहां से ब्लड निकलकर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, यहाँ से ब्लड निकलकर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। फिर इसमें पूरे में ब्लड आ गया, ठीक है। फिर ये ब्लड वापस से किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाएगा, दोनों तरफ के ऑस्टिया के थ्रू, फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा, ओके। इस तरह कॉकरोच में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। डन, समझ में आ गया। तो ऑस्टिया क्या होते हैं, ऑस्टिया आर द स्मॉल होल्स, स्मॉल ओपनिंग, जैसे स्पॉन्जेस में नहीं होते थे क्या ऑस्टिया और ऑस्किलम, वैसे ही। तो ऑस्टिया आर स्मॉल पोर्स ऑन ईदर साइड ऑफ ईच चैम्बर एंड यहीं से ब्लड एंटर इनटू हार्ट, क्लियर। तो यहाँ लिखा है देखो कि हार्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड, व्हाट इज द शेप ऑफ दीज चैम्बर्स, फनल, फनल शेप्ड चैम्बर्स विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड। एंड यहीं पर लिख लेना ब्लड एंटर इनटू हार्ट बाय ऑस्टिया, ठीक है। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया, लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया, थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली। ब्लड को बाद में किस तरफ पंप किया जाता है, आगे की तरफ, पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। लेकिन साइनसेस तक वो किसके थ्रू पहुंचा, बाय एंटीरियर एओर्टा। यानी मैं यहां पर लिख दूं क्या जरा, कैसे हुआ ब्लड का फ्लो, ब्लड इन साइनसेस, ब्लड साइनसेस में है मान लो, वहां से गया ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में, हार्ट ने उसको पंप किया एंटीरियर एओर्टा में, और एंटीरियर एओर्टा से वापस ब्लड निकल के कहाँ आ गया, साइनसेस में। इस तरह ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। हर चेंबर के चारों तरफ मतलब उनके दोनों तरफ पेयर्ड एलरी मसल्स हैं और छोटे छोटे होल्स हैं, दैट इज ऑस्टिया। डन, समझ में आ गया क्या, सिंपल चीजें। अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत नई है, मतलब हर जगह बार बार रिपीट नहीं होंगी, जो कॉकरोच में, इंसेक्ट में, वो सिर्फ यही है, तो इसलिए आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके ही ये चीजें आपको समझ में आएंगी और ध्यान रहेंगी, क्लियर ना। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, चलो भाई अब आ जाते हैं कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। किस पर आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। यहाँ एक बात और लिख लेना, एलरी मसल्स, या ऐसा करते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं, चेम्बर्स तो कितने हैं 13, लेकिन एलरी मसल्स कितनी हैं 12 पेयर, ठीक है। यहां पर एलरी मसल्स एब्सेंट, एनएल सरकाए दिख रहे हैं। चलो नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपली कॉकरोच में बहुत ही सिंपल टाइप का एक्सक्रीशन है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल लगी हुई है, हमने पढ़ा कहां पर, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल होती है मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर,
ठीक है। अब अगर हम मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, वैसे तो हमने कहा फिलामेंटस बहुत पतले पतले स्ट्रक्चर्स हैं, बट अगर हम इनको देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो अंदर मिलेगा ना, अंदर सॉलिड थोड़ी ना है, कुछ ना कुछ तो है जिससे चीजें एब्जॉर्ब होंगी। तो ये भी एक तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको अंदर क्या मिलेगा बच्चों, उसमें आपको अंदर ना, जैसे मान लो मैं एक मेल्फिजियन ट्यूब्यूल बनाऊं तो अंदर आपको दो तरह की सेल्स मिलेंगी। कौन से दो तरह की, एक तो सीलिएटेड सेल्स मिलेंगी और एक ग्लैंडुलर सेल्स मिलेंगी। ग्लैंडुलर सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगी, ये सेल समझ गए आप, वो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही हैं, और जो सीलिएटेड सेल्स हैं वो क्या करेंगी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आएगा इन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में उनको धकेलेंगी हाइंड गट की तरफ। ठीक, तो सीलिएटेड सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, ये क्या करते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सीलोम में से, सीलोम में जो फ्लूइड भरा हुआ है, और फिर उसको बदल देते हैं यूरिक एसिड में। दैट्स वाई कॉकरोच इज यूरिकोटैलिक। दिस यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू द हाइंड गट। हाइंड गट में यू नो ओपनिंग क्या होती है, एनस, तो यहाँ पर फीसिस भी एनस से निकलता है, यूरिन भी एनस से निकलता है, और कॉकरोच कौन हुए, यूरिकोटैलिक। ठीक है, क्लियर है क्या, ये लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉकरोच आर यूरिकोटैलिक। इन एडिशन एक इंपॉर्टेंट चीज और है बच्चों, यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं है डायग्राम में, जस्ट आप याद रखना कि कॉकरोच की बॉडी में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल तो एक्सक्रीशन करती हैं, बट कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी एक्सक्रीशन के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, नेफ्रो तो नाम से पता चल रहा है, यूरिकोज ग्लैंड, ये भी नाम से पता चल रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है हमें, क्योंकि हमने फैट बॉडीज ना फ्रॉग में भी देखी थी, पर फ्रॉग में उनका काम था फैट स्टोर करना, यहाँ पर फैट बॉडी एसेसरी एक्सक्रीटरी, मतलब एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो ये तीन आपको, फैट बॉडी फ्रॉग में स्टोरेज ऑफ फैट कर रही थी, बट कॉकरोच में दे हेल्प इन द एक्सक्रीशन। ठीक है, डन, समझ में आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा, समझ रहे हो ना तुम, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये बॉडी की हीमोसील है, तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ से एब्जॉर्ब कर रही हैं चीज़ों को, फिर सीलिया की हेल्प से उनको पहले यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रही हैं, फिर सीलिया की हेल्प से उनको अंदर भेज दिया, और फिर इंटेस्टाइन से होती हुई वो चीज़ें एनस के थ्रू बाहर। ठीक, डन। चलो भाई, अब आ जाते हैं हम कॉकरोच के नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम भी यहाँ बिल्कुल अलग तरह का है, हमारी तरह थोड़ी ना होगा कोई ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड तो ठीक है होगा, लेकिन नोटोकॉर्ड इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं होंगे, क्योंकि हम तो नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रखा है एनिमल किंगडम में कि नॉन कॉर्डेट्स में जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रली होता है, नर्व कॉर्ड होती है वेंट्रल, दो होती हैं डबल और सॉलिड होती है। हमारी कहाँ है, डॉर्सल है, प्लस एकिन है, और उसके अंदर CSF भरा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो हॉलो है ना। हमारे में नर्व कॉर्ड का मतलब क्या, नर्व कॉर्ड का मतलब जिससे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक में एक नर्व कॉर्ड होती है, फिर धीरे धीरे उससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर ऐसे कोई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है, बस नर्व कॉर्ड की फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले हम एक बार डायग्रामेटिकली देखते हैं। अगेन ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में क्या होता है बच्चों कि ध्यान से देखना, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में है ना, ये आपको दिख रहे हैं क्या, ये दिख रहे हैं येलो कलर के स्ट्रक्चर्स, दीज आर द गैंग्लिया। ओके, जो नर्व कॉर्ड है वो पूरी, ये जो आपको दिख रही है एक येलो कलर की लाइन और उसी की पैरेलल दूसरी येलो कलर की लाइन, ये इसका डबल नर्व कॉर्ड है जो कि कॉकरोच की वेंट्रल सरफेस पर है। हम कॉकरोच को वेंट्रली देख रहे हैं। ओके, अगर आपने इस डायग्राम में ध्यान दिया हो, जहां पर मैंने डॉर्सल हार्ट दिखाया था, तो वहां पर देखो वेंट्रल सरफेस पर ये रहा डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड। क्लियर, तो कॉकरोच के जो नर्व कॉर्ड है वो डबल होते हैं, दो होते हैं, सॉलिड है यानी इस एक येलो लाइन के अंदर कुछ फ्लूइड नहीं भरा हुआ है। ओके, एंड वेंट्रल सरफेस पर होते हैं। अब इन्हीं नर्व कॉर्ड्स के, इसी नर्व कॉर्ड के बीच बीच में बच्चों कुछ गैंग्लिया होते हैं। 3 थोरैसिक गैंग्लिया हैं और 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया हैं। तो 3 + 6 टोटल गैंग्लिया कितने हैं यहाँ पर, 9 गैंग्लिया तो हो गए इसके थोरैक्स और एब्डोमेन में। अब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखो एब्डोमेन में सेगमेंट्स हैं 10, उनमें स्पाइरकल्स मिले आपको 8 पेयर, 2 पेयर तो थॉरेक्स पर थे, और गैंग्लिया आपको मिले 6 ही मिले एब्डोमेन पर। तो ये नंबर जो है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो आप इसको एक साथ लिख लेना, अगर नीट में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर सको, क्योंकि सारे नंबर्स एनसीईआरटी में हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में इसकी वेंट्रल सरफेस पर एक लंबा सा नर्व कॉर्ड है, जो कि सिंगल नहीं है, डबल है, सॉलिड है, वेंट्रल है,
और उस नर्व कॉर्ड के बीच बीच में टोटल 9 गैंग्लिया लगे हुए हैं, 3 थॉरेक्स पर, बाकी बचे 6 एब्डोमेन पर। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। अब सबसे ऊपर की तरफ अगर हम देखें ना, इस डायग्राम को मैंने खुद से भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, आप भी खुद ड्रॉ कर लेना। तो ये जो आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रहा, ये तो पूरा है नर्व कॉर्ड, ये एक नर्व कॉर्ड है, ये दूसरा नर्व कॉर्ड है, क्लियर। और इसके बीच बीच में मैंने बनाए हैं गैंग्लियन, ये 3 हो गए थोरैसिक, 1 2 3, और ये हो गए बाकी के 6 एब्डोमिनल। सबसे ऊपर देखो आप, ये वो रीजन है, हेड वाला रीजन, जहां पर ईसोफेगस भी होती है। तो ईसोफेगस वाले रीजन में क्या होता है, ईसोफेगस के जस्ट ऊपर एक पेयर ऑफ गैंग्लियन है जिसको कहते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, और उसके जस्ट नीचे है सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। ये तो अनपेयर्ड थे, सिंगल थे, बट ऊपर 2 पेयर गैंग्लियन और हैं, जिनमें से 2 सुप्रा ईसोफेजियल, 2 सब ईसोफेजियल, और ये सब आपस में कनेक्टेड है विद सम नर्व्स। तो एक रिंग जैसी बन जाती है जिसको बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल रिंग या नर्व रिंग। तो ये हेड रीजन में होती है रिंग। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है, इट एक्ट एज अ ब्रेन। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा गैंग्लियन है, थोरैसिक और एब्डोमिनल तो पढ़ ही लिए हमने। तो थोरैसिक और एब्डोमिनल गैंग्लियन के अलावा भी 4 गैंग्लियन ऊपर एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 2 सुप्रा ईसोफेजियल, 2 सब ईसोफेजियल, जो एक रिंग बनाते हैं। उसमें से सुप्रा वाला जो है वो कॉकरोच के ब्रेन की तरह एक्ट करता है। हालांकि कॉकरोच के ब्रेन में हमारे जैसा सिस्टम नहीं होता बच्चों। अगर हमारा ब्रेन नहीं हो, काम करना बंद कर दे, तो हमारी पूरी बॉडी को सिग्नल्स मिलने बंद हो जाते हैं, बट कॉकरोच में ऐसा नहीं है। कॉकरोच में इसमें लिखा है, देखो ये वाला जो गैंग्लियन है, सप्लाई टू एंटीनी एंड कंपाउंड आई, ये हेड वाले रीजन्स को ही सप्लाई करता है। ऐसे जो सब ईसोफेजियल है वो भी माउथ पार्ट एंड सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करता है। यानी हेड वाले रीजन में जो गैंग्लियन है वो हेड वाले पार्ट्स को सिग्नल्स देंगे, थॉरैक्स वाले रीजन में थोरैसिक पार्ट्स को देंगे, एब्डोमेन वाले रीजन में एब्डोमिनल पार्ट्स को देंगे। तो चाहे आप इसको ब्रेन मान लो, लेकिन ये पूरी बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पर। एंड दैट्स वाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, अगर आपने पढ़ी हो तो, कि अगर आप कॉकरोच का सर काट भी दो, इफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल स्टिल लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। तो लगभग 1 हफ्ते तक कॉकरोच जिंदा रहता है। उसकी जो बॉडी का धड़ और मतलब थॉरैक्स और एब्डोमेन है ना, वो मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? सब कुछ है थॉरैक्स एब्डोमेन में, नर्व्स भी हैं सिग्नल्स देने के लिए। तो फिर 1 वीक बाद ऐसा क्या हो गया कि वो मर गए? जब वो काम चल ही रहा था तो आगे तक चलता रहता, क्योंकि भैया खाना कहाँ से खाएंगे? खाना खाने के लिए तो हेड पर माउथ पार्ट्स हैं, वो तो चले गए ना इनके। तो अगर हेड को कट ऑफ कर दें तो बॉडी में जनरली जो नरिशमेंट है, स्टोर्ड फूड है, वो 1 वीक तक उनको जिंदा रखेगा। बॉडी के सभी सिस्टम्स काम करते रहेंगे क्योंकि उनके नर्व्स उन्हीं के गैंग्लियन में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यस, 1 वीक बाद बॉडी का स्टोर्ड फूड खत्म। तो फूड की डेफिशिएंसी से, स्टारवेशन से कॉकरोच विल डाई, ना कि नर्वस सिस्टम के फेलियर से, ठीक है। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दो। इफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, ठीक है। और देखें क्या लिखा है यहाँ पर, क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज of fused segmentally arranged गैंग्लिया। गैंग्लिया आपस में फ्यूज है, हर सेगमेंट में अलग अलग गैंग्लिया है, सेगमेंटली अरेंज। कैसे ज्वाइन है? पेयर्ड लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। कितना कंफ्यूजिंग वे में लिखा है, पेयर्ड लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स, लेकिन ये बात हो रही है किसकी? ये पेयर्ड लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर। तो पेयर्ड लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स हैं ये, है ना। और यही कनेक्टिव्स आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? कॉकरोच का नर्व कॉर्ड। क्लियर है क्या? तो इसी को आप लिख लो, यही जो कनेक्टिव्स हैं दे फॉर्म नर्व कॉर्ड। कैसा नर्व कॉर्ड होता है कॉकरोच में? डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल। ना सिर्फ कॉकरोच में, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स में नर्वस सिस्टम में नर्व कॉर्ड है, सब में यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमसे जस्ट ऑपोजिट। क्लियर? टोटल कितने गैंग्लिया हैं? इन गैंग्लिया में से अगर हम बात करें थोरैसिक की, तो 3 थोरैसिक गैंग्लिया हैं, 3 थोरैसिक गैंग्लिया, 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा नीचे देखना क्या लिखा है, इन हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि पेयर्ड होता है, ये पेयर्ड होता है। क्लियर? विच सप्लाई, ये किसको सप्लाई करता है? लिखा है यहाँ पर एंटीनीज को और कंपाउंड आई को, यानी जो ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं को सप्लाई करता है। इसके साथ अब सब कुछ लिख दिया तो फिर इसे भी ऐड कर लो। प्लस हेड रीजन में
प्लस पेयर्ड सब ईसोफेजियल गैंग्लियन भी होते हैं। सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेजियल तो है ही, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन भी होते हैं। तो ये 4 गैंग्लियन की तो एक रिंग बन गई, ये वाला गैंग्लियन और ये वाले गैंग्लियन मिलकर बनाते हैं नर्व रिंग, जो कि हेड रीजन में है। 3 थोरैसिक गैंग्लिया हो गए और 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया हो गए, सब आपस में जुड़े हुए हैं विद द नर्व कॉर्ड। ठीक है, और क्या लिखा है, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, द हेड holds a bit of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body। हेड में सिर्फ छोटा सा पार्ट है, नर्व रिंग है, बाकी पूरा नर्वस सिस्टम बेली यानी वेंट्रल पार्ट के अलोंग फैला हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई कॉकरोच कैन सर्वाइव विदाउट हेड एज लॉन्ग एज 1 वीक। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ नर्वस सिस्टम के बाद आ जाते हैं बच्चों कॉकरोच के सेंस ऑर्गन्स पर। तो सेंस ऑर्गन्स में कॉकरोच के पास क्या क्या है भाई, हमने शुरू में देखा, एक तो कॉकरोच के पास ऊपर की तरफ एंटीनी है। कौन से एंटीनी है, फिलीफॉर्म एंटीनी, सॉकेट्स में लगे रहते हैं इन फ्रंट ऑफ द आई। आईज हैं, टोटल 2 पेयर आईज हैं, 4 आईज हैं कॉकरोच के पास। ये मैंने बताए थे कि आपको मैक्सिलरी पैल्प्स और लेबियल पैल्प्स, याद है कि भूल गए, दिखाना पड़ेगा। जब हमने मॉर्फोलॉजी में हेड पढ़ा था, माउथ पार्ट्स पढ़े थे, तब मैंने आपको लेबल कराए थे कि मैक्सिला से भी मैक्सिलरी पैल्प्स निकलते हैं और लेबियम से भी लेबियल पैल्प्स निकलते हैं, मैंडिबल और लेब्रम से नहीं होते। ठीक है, तो मैक्सिलरी पैल्प्स हो गए और क्या हो गए, लेबियल पैल्प्स हो गए। क्लियर, तो ये हुए कॉकरोच के। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एनल सर्काई, ये तो है ही है, एनल सर्काई। ठीक है, कौन किसके लिए है, ये जो पैल्प्स हैं ये तो फूड को टेस्ट करने के लिए हैं, फूड के सेंस के लिए हैं, फूड टेस्ट। ठीक है, टेस्ट सेंसेशंस हो गए एक तो। एनल सर्काई आप लिख लो यहाँ पर, किसके लिए बताए थे मैंने आपको, टेक्टाइल यानी कि टच एंड ऑडिटरी, ऑडिटरी के लिए हैं। आईज आपको पता ही है, विजन के लिए है, विजन के लिए होती हैं। और एंटीनी क्यों होते हैं, एंटीनी भी अगेन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए होते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबकी बात नहीं की है बच्चों, दोबारा यहाँ पे सिर्फ आपको आईज के बारे में थोड़ा सा बताया है कि कॉकरोच में जो 2 पेयर आई होती हैं, कॉकरोच की जो आईज हैं उनमें से मैंने आपको कहा 1 पेयर तो सिंपल आई है जिनको बोलते हैं ऑसिलाई, उनके बारे में कोई बात नहीं की है यहाँ पर, ऑसिलस या ऑसिलाई। और 1 पेयर होती है कंपाउंड आई, 1 पेयर क्या होती है, कंपाउंड आई। ठीक, तो जो कंपाउंड आई है उसके बारे में यहाँ पर बात की है कि दीज कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। अगर ये कॉकरोच की बॉडी है, ये हेड है, तो ये जो वाला पार्ट है डॉर्सली, यहाँ से आराम से आपको ऊपर से भी इवन कॉकरोच की आईज दिखेंगी क्योंकि ये डॉर्सली सिचुएटेड है। ठीक है, ऑसिलाई थोड़ा इधर की तरफ होंगी, डॉर्सल के नीचे की तरफ। क्लियर, देन ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट, इसको कंपाउंड आई क्यों बोलते हैं, कंपाउंड मतलब कुछ चीजों का ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कंपाउंड आई में 2000 छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं हेक्सागोनल शेप की। ईच यूनिट इज कॉल्ड ओमेटिडिया, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। 2000, एक आई में 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं नोन एज ओमेटिडिया, और इनकी वजह से ही कॉकरोच रात में देख पाता है। रात में ये सारे ओमेटिडिया, थोड़ी थोड़ी सी लाइट भी अगर पड़ रही होगी, थोड़ा सा भी वो जो ऑब्जेक्ट है सामने, जो भी चीज़ इनको देखनी है, तो ये सारे ओमेटिडिया उनकी इमेज बनाएंगे और वो इमेज की वजह से कॉकरोच को दिखाई देगा। पर आप सोचो, अगर 2000 ओमेटिडिया इंडिविजुअली इमेज बना रहे हैं तो खूब सारी ओवरलैपिंग इमेजेस बनेंगी ना, तो कॉकरोच को बच्चों धुंधला दिखता है। कॉकरोच का जो विजन है उसको बोलते हैं मोज़ेक विजन, मोज़ेक का मतलब धुंधला, धब्बेदार, है ना। तो कॉकरोच को धुंधला दिखता है, बट ये धुंधला विजन रात में जरूरी है क्योंकि रात में कॉकरोच को कोई बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है कि क्लियर कट दिखे कि भाई सामने क्या है, बस उसको दिखने के लिए सेंसिटिविटी खूब सा अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई छोटी सी भी चीज है तो इतने सारे ओमेटिडिया हैं, कोई ना कोई तो उसकी इमेज बनाएगा ही बनाएगा। तो चाहे धुंधला दिखे, यानी रिजोल्यूशन अच्छा नहीं हो, आप कहते हो ना मैम वीडियो धुंधला दिख रहा है, वीडियो का रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कॉकरोच का जो नॉक्टर्नल विजन है वो लेस रिजोल्यूशन वाला है, बट इट इज मोर सेंसिटिविटी। बट एटलीस्ट ब्लर चल रहा है, वीडियो प्ले तो हो गया ना, ठीक है, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए कह रही हूँ। ओके, तो इसलिए यही आपको सेम कॉकरोच की कंपाउंड आई में ध्यान रखना है। डन। तो विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस। कॉकरोच क्या करता है, क्योंकि बहुत सारे ओमेटिडिया है तो खूब सारी इमेजेस बनती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोज़ेक विजन, जिसमें कि सेंसिटिविटी ज्यादा होती है जबकि रिजोल्यूशन होता है
कम, बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, दैट इज नॉक्टर्नल विजन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंस ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो अब कॉकरोच का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना बच्चों, वो अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसका पूरा प्रोसीजर है, तो वो हम अलग से एक सेशन में कवर करेंगे, पूरा मैं आपको बताऊंगी, उससे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो उसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आज हम यही सारे सिस्टम्स कवर करते हैं, यही पूरा करते हैं, तो यहाँ तक आप सारी चीज़ों को आज के आज ही पढ़ लेना। एक बार क्विकली समराइज कर देती हूँ मैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, माउथ टू एनस, फिर रेस्पिरेटरी में पढ़ा, स्पायरेकल्स हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स हैं और ट्रैकियोल्स हैं। फिर हमने सर्कुलेटरी के बारे में पढ़ा, हार्ट है कॉकरोच के पास, लेकिन डॉर्सली लंबा ट्यूब्यूलर 13 चेम्बर्ड हार्ट है। पूरी बॉडी में कोई ब्लड वेसल्स का नेटवर्क नहीं है, बॉडी में ब्लड सीलोम में ओपनली प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं हीमोसील, और ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ, कलरलेस है। ठीक है, एंड फिर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा कि भाई कॉकरोच के पास एक्सक्रीटरी के लिए मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, जो वेस्ट को कलेक्ट करके सीधा हाइंड गट में एनस के थ्रू बाहर निकाल देती हैं। एडिशनली फैट बॉडीज हैं, यूरिकोज ग्लैंड्स हैं, और एक स्ट्रक्चर और पढ़ा हमने, नेफ्रोसाइट्स हैं। ठीक है, देन एक्सक्रीटरी के बाद हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम के बारे में। तो कॉकरोच के वेंट्रल सरफेस पर डबल सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, जिसमें बीच बीच में गैंग्लियन है। हेड रीजन में गैंग्लियन की एक रिंग है 4 गैंग्लियन की, जिसमें से ऊपर वाले दोनों गैंग्लियन ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं। देन 3 थोरैसिक गैंग्लियन और 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन। ठीक है, अगर कॉकरोच के हेड को कट भी कर दे तो पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम इंडिविजुअली काम कर रहा है, तो वो बॉडी सर्वाइव करेगी, लेकिन फूड की कमी से कॉकरोच विल डाई आफ्टर अ वीक। ठीक है, एंड फिर सेंस ऑर्गन्स में हमने कहा एंटीनी है फॉर मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, आईज में सिंपल आई है, कंपाउंड आई है। कंपाउंड आई में हर आई में 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स हैं, दैट दे आर ओमेटिडिया, जिसकी वजह से मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। तो हाईली सेंसिटिव है, छोटा सा भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज जरूर बनेगी, चाहे से वो धुंधली इमेज ही बने। तो इस तरह का विजन कहलाता है मोज़ेक विजन, जो नॉक्टर्नल एनिमल्स में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। अब रह गया सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, गुड बाय।